हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 120। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 119 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। अरमान बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें दादी से डायरेक्ट पूछना चाहिए, क्या पता वही आस्तीन का सांप हो। तो रूहान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, दादी से डायरेक्ट पूछेंगे तो क्या वो हमें सारा सच बता देंगी? नहीं, वो हमें डायरेक्ट तो अब कुछ भी नहीं बताएंगी। हमें ना उन्हें पहले फंसाना होगा, तभी तो वो सारी बातें सच सच हमें बता सकती हैं। नहीं तो ऐसे वो कुछ भी हमें सच नहीं बताने वाली हैं। तो आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अरमान ने कहा कि यार, यकीन नहीं आता है कि दादी इन सब में शामिल हो सकती हैं। तो रूहान बोलता है कि हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आता है यार, लेकिन अब हमें हर कदम ना फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। पता करना होगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। दोनों ही भाई अभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी वहां हॉल में नीलिमा की जोरों से आवाज आने लगती है, जैसे वो किसी पर जोर जोर से चिल्ला रही हो। उसी की काफी ज्यादा गुस्से भरी आवाज दोनों भाइयों के कानों में आती है। तो नीलिमा की आवाज आती है तो दोनों ही अब थोड़ा सा हैरान हो गए। तो अरमान रूहान को संभालता हुआ सीधे कमरे से निकलकर हॉल में आ जाता है। तो अरमान ने देखा तो नीलिमा भी शिखा पर जोर जोर से गुस्से से चिल्ला रही थी। नीलिमा भी शिखा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे पोते पर हमला करवाने की? तुम मेरे पोते की जान लेना चाहती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो शिखा? तुम्हारी वजह से ही मेरे पोते को उस 2 कौड़ी की लड़की ने मारने की कोशिश की। वो उसे मारना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने उसे मारने के लिए भेजा था ना मेरे पोते को। तो शिखा तो अब हैरानी से नीलिमा को ही देखे जा रही थी। तो नीलिमा भी क्या कह रही थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बात शिखा नहीं जानती थी, लेकिन नीलिमा से बहस करना शिखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि नीलिमा उसके साथ कई बार मार पिटाई भी कर चुकी है। इसीलिए वो चुपचाप से अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है। उसने एक शब्द भी नीलिमा से नहीं कहा। तो शिखा भी ये जानती थी कि उसके दोनों बेटे कभी भी उसका साथ नहीं देंगे, इसीलिए वो चुप रहती थी और वो नीलिमा को कभी भी गलत साबित नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो खामोश खड़ी रही। तो वहीं नीलिमा ने भी अब शिखा के बालों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखों से देखते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उस 2 कौड़े की लड़की को मैं अपनी सहेली की पोती समझती रही और तुमने उस लड़की को हायर किया था। हायर किया तो किया, उस लड़की ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश भी की। वो मेरे पोते को मारना चाहती थी। अगर उसने मेरे पोते को मार दिया होता तो मैं क्या करती? और ये सुनकर तो शिखा की आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। शिखा ने अपने बालों को छुड़वाना चाहा, लेकिन नीलिमा ने शिखा के बालों को अभी भी नहीं छोड़ा था, बल्कि और तेज से उसके बालों को नोचने लगी। इनफैक्ट नीलिमा के चेहरे पर अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई थी, क्योंकि वो तो अच्छे से जानती थी कि उसके दोनों पोते उसकी ही बातों पर यकीन कर रहे हैं। तो अरमान से भी अब देखा नहीं गया और वो भी जल्दी से आगे आकर नीलिमा के हाथ पर अपनी माँ के बालों को छुड़वाते हुए बोलता है कि ये क्या कर रही हो दादी? आप मिसेस सचदेवा को ऐसे मार क्यों रही हो? क्या किया है मिसेस सचदेवा ने? बताइए ना हमें। तो नीलिमा ने भी अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए धीरे सी आवाज में बोलती है कि क्या किया है? मुझे लगा कि रूही मेरी सहेली की पोती है, लेकिन रूही मेरी सहेली की पोती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी माँ की हायर की हुई एक ऐसी लड़की थी जिसने रूहान पर अटैक किया था, जो रूहान को मारना चाहती थी, उसे जान से मारना चाहती थी। और ये सुनते ही रूहान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और फिर अरमान की आंखों में भी अब हैरानी से फैल गई थी। अरमान ने शिखा की तरफ देखा तो शिखा भी नम आंखों से बोलती है कि मैं रूही को नहीं जानती हूँ, मैंने रूही को हायर नहीं किया था, मुझे नहीं पता है कि रूही कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि रूही ने रूहान पर जानलेवा हमला भी किया था। तो अरमान के दिमाग में अभी वो पल घूमने लगा था कि जब रूही शिखा के आगे पीछे घूमती रहती थी और उसकी हर बात को भी मानती थी। तो अरमान अभी इसी बात को छुटला नहीं सकता था कि रूही और शिखा के बीच में एक अच्छी सी बाउंडिंग भी थी, और ये बात बिल्कुल सच थी कि रूही को सचदेवा हाउस में बस शिखा से ही लगाव था, उसी से ही वो बातें करती थी। कहीं ना कहीं दोनों की कंडीशन अब एक जैसी ही थी, कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच में एक दर्द का रिश्ता भी था, और इसीलिए रूही जो शिखा के आसपास ही रहना पसंद करती थी, शिखा से ही ज्यादातर बात करती थी। अरमान जो अभी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसके कानों में अब तेज भरी रूहान की आवाज पड़ती है, दादी आपके पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ मिसेस सचदेवा ने ही किया है? मिसेस सचदेवा ने ही रूही को हायर किया था, ये भी तो हो सकता है कि ये सब आपने किया हो, आप भी इसके पीछे हो। ये सुनते ही अब नीलिमा के मगरमच्छ के आंसू तो और भी तेज बहने लगे थे और वो फिर से सुबकते हुए बोलती है कि तुम्हें तो कभी भी मेरे बातों पर यकीन ही
ही नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे ही गलत समझोगे, तुम तो अपनी दादी को हमेशा से ही गलत समझते आए हो ना। मैंने तुम्हारे बाप को भी कहा था कि इस बाजारू औरत को इस घर में मत लेकर आओ, इससे कभी भी शादी मत करो, लेकिन कहा तुम्हारे बाप ने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी थी और फिर नतीजा तो तुम देख ही लो। इसकी वजह से ही तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया है और हमेशा के लिए इसे भी छोड़कर चला गया। अब तुम दोनों को भी ये जान से मारने की कोशिश करवा रही है कि तुम दोनों को भी ये रास्ते से हटाते। और कहते कहते नीलिमा अब और भी तेज रोने लगती है। तो रूहान को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। रूहान ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहा कि आपके आंसुओं में मैं बिल्कुल भी पिघलने वाला नहीं हूँ दादी। दादी जो पूछ रहा हूँ ना, बस मुझे उसका जवाब दो। आपको कैसे पता कि रूही को मिसेस सचादेवा ने ही हायर किया था, वो भी मुझे मारने के लिए? आपको कैसे पता कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था? और आपको कैसे पता कि इन सब के पीछे मिसेस सचादेवा का हाथ है? क्योंकि मैंने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो नीलिमा भी अब आंसू बहा रही थी और वहीं आज पहली बार शिखा को भी थोड़ा सा महसूस हुआ कि उसके बच्चे जैसे भी हैं लेकिन सही गलत की परख करना बिल्कुल सीख रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि सही और गलत में क्या फर्क करना चाहिए। नीलिमा भी अब आंसू बहाते हुए बोलती है कि कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को मैं इतने प्यार से सजा कर रखूंगी, इसी घर के बच्चे मुझसे ऐसे सबूत मांगेंगे। लेकिन मैं सबूत साथ में ही लेकर आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही भाई कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, हमेशा बस मुझे ही गलत बोलोगे और मेरी बातों को झूठा ही समझोगे, इसीलिए मैं सबूत साथ लेकर आई हूँ। ये कहकर नीलिमा ने भी अपने बैग में से कुछ फोटोग्राफ्स निकाली और फिर अरमान की तरफ बढ़ा दी। तो अरमान अभी उन फोटोग्राफ्स को देख रहा था। अरमान की आंखें तो अब हैरानी से बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। उन फोटोग्राफ्स में रूही और शिखा दोनों ही थी और फिर शिखा जो रूही को पैसे ऑफर कर रही थी। नीलिमा भी बोलती है कि अब पूछो तो अपनी माँ से कि तुम्हारी माँ ने रूही को इतने सारे पैसे क्यों दिए थे, आखिर क्यों दिए थे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारने के लिए ही उसे इतने पैसे दिए थे। तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि औरत घर से बाहर नहीं निकलती है लेकिन इतनी शातिर है कि ये सारी प्लानिंग भी कर सकती है। मुझे ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस शिखा पर। तो अरमान ने भी फिर से कहा कि दादी ये फोटोग्राफ तो झूठी भी हो सकती है। तो नीलिमा और अभी ज्यादा रोते हुए बोलती है कि हाँ मुझे लग ही रहा था कि आंखों देखी बात पर तुम विश्वास नहीं करोगे। रुको अभी मैं तुम्हें शिखा और रूही की ऑडियो भी सुनाती हूँ। इतना कहकर नीलिमा ने भी अब अपने फोन में एक ऑडियो प्ले कर दी थी और उस ऑडियो में भी रूही और शिखा दोनों की ही आवाज आ रही थी। अब तो रूहान और अरमान दोनों को ही कान खड़े हो गए थे और हैरानी से दोनों का मुंह भी खुला था। तो शिखा ने कहा कि रूही तुम्हें ना मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं और तुमने अब तक रूहान को जान से नहीं मारा है, आखिर तुम अपने काम को कब अंजाम दोगी? मुझे जल्द से जल्द रूहान की लाश को देखना है। तो रूही बोलती है कि इतना आसान नहीं है मिसेस सचादेवा रूहान को मारना। पहले मैं रूहान के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो मुझ पर पूरे तरीके से भरोसा करे और फिर जब मैं उसका भरोसा जीत लूंगी ना तब मैं उसे अच्छे से मार दूंगी। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, लेकिन हाँ तब तक ना आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होगा, तभी हमारा काम हो पाएगा। तो शिखा ने कहा कि हाँ मेरे अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, जितनी जल्दी हो सके रूहान को मारो। तो रूहान को मारने के बाद ही मुझे ना अरमान को भी मारना है, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपना काम करो। इस प्रॉपर्टी पर मुझे राज करना है। एक अच्छी बहू का नाटक करते करते मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। मैं उस बूढ़े आदमी की सेवा करते करते मेरी ना कमर टूट गई है। मुझे अब आज़ादी चाहिए, मुझे अपने हिसाब से जीना है और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके रूहान को तुम मार दो। तो रूही ने कहा कि हाँ मार दूंगी। जहाँ इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो मिसेस सचादेवा। आपको तो ये बच्चों को खेल लगता है, लेकिन हाँ इंसान की जान लेने के लिए कह रही हो आप, किसी मच्छर की नहीं। बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। रूहान को मारने में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, समझिए आप। ये ऑडियो सुनकर तो रूहान, अरमान और शिखा तीनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तीनों की आंखें एकदम हैरानी से खुली की खुली थी। शिखा की आंखों में अब आंसू के झरने तैर कर बह रहे थे। शिखा ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि मैं सच कहती हूँ, ये सब मैंने नहीं किया है अरमान, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों को क्यों मारूंगी, मुझे क्या फायदा होगा अपने ही बच्चों को मारकर। ये कहकर शिखा के आंसुओं की स्पीड अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। तो वहीं नीलिमा जो रूहान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे, नीलिमा ने भी अब एक और चांटा शिखा को मारते हुए कहा कि अच्छा ये तो बस अभी आधी ही ऑडियो हो, अभी तो मैं तुम्हें पूरी ऑडियो सुनाती हूँ। रुको मैं अभी तुम्हें पूरी ऑडियो सुनाती हूँ। इतना कहकर नीलिमा ने
एक और ऑडियो प्ले कर दी थी। तो रूही ने कहा कि मिसेस सचदेवा, आपने जो आदमी भेजे थे ना, वो किसी के भी काम के नहीं, वो बिल्कुल काम के नहीं, बल्कि उनकी वजह से ही तो मुझे गोली भी लग गई है। उन आदमियों ने मुझे निशाना बना लिया है और मेरे गोली भी लग गई है। तो शिखा बोलती है कि रूही, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ तुम्हारी बचकानी हरकतों की वजह से ही रूहान आज हमारे हाथ से निकल गया है। तुम उसे बचा क्यों रही थी? तुमने उसे जानबूझकर बचाकर सचदेवा हाउस लेकर आई हो। तो रूही ने भी हंसकर कहा कि अरे मिसेस सचदेवा, मैं उसे बचा नहीं रही थी, बल्कि तो न जाने कितनी बार उसे खींचकर आपके आदमियों के सामने भी लेकर आई हूँ, लेकिन आपके आदमियों का निशाना हर बार चूक गया था। तो मैं क्या कर सकती थी, इसीलिए मुझे ये झूठा नाटक करना पड़ा। अगर आपके आदमी ठीक से काम करते तो आज ही रूहान का किस्सा खत्म हो जाता, मगर क्या करूं, अफसोस की बात आपके आदमी ही ठीक से काम नहीं कर रहे। अब शिखा जो जोर जोर से चिल्लाती है, ये सब झूठ है, झूठ है, ये सब कुछ बहुत बड़ा झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। भला मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ। तो नीलिमा ने अभी एक बार फिर से रोहान का चेहरा देखा। तो रोहान ने कहा कि लेकिन दादी, आपके पास ये सारी ऑडियो आई कहाँ से? किसने भेजी है आपको ये सारी ऑडियो? कहाँ से आई है आपके पास ये क्लिप? मुझे भी बताइए, कहाँ से आई है आपके पास ये फोटोग्राफ्स? आपने किसी को हायर किया है क्या? तो नीलिमा भी अब अपनी सफाई देते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे पता था कि रोहान, तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे, तुम्हें तो हमेशा मैं झूठ ही लगूंगी। जब मुझे पता चला कि रूही मेरी सहेली की पोती नहीं है, तो मैं रूही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना शुरू कर दिया था, और फिर मुझे ये सब कुछ पता चला कि उसे तो तुम्हारी माँ शिखा ने ही हायर किया था तुम्हें मारने के लिए। मैं ये सब कुछ जानती हूँ कि मेरे इतने सबूत के बाद भी तुम दोनों ही भाई मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर की बात पर तो यकीन करोगे ना, जिसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो पुलिस इंस्पेक्टर जिन्होंने मुझे ये सारी ऑडियो भेजी है, सारी क्लिपें भेजी हैं और सारी बात बताई है। इतना कहकर नीलिमा ने भी अब मेन गेट की तरफ देखा और बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब, आ जाइए अंदर। और फिर तभी एक इंस्पेक्टर जो अपने 2 फीमेल कांस्टेबल के साथ सचदेवा हाउस के हॉल में अंदर आ जाता है। तो इंस्पेक्टर को देखकर अब अरमान ने कहा कि ये सच है इंस्पेक्टर साहब, जो मेरी दादी बोल रही है, क्या ये सब कुछ सच है? तो इंस्पेक्टर ने भी अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ, ये सर, ये सब कुछ सच है। मैंने खुद इसकी इंक्वायरी की है और खुद ये कॉल डिटेल्स निकलवाई है। शिखा एक क्रिमिनल है। मिस्टर सचदेवा से पहले भी ये 4 लोगों को लूट चुकी है और यहाँ पर भी आप सबको लूटने के इरादे से ही आई थी। आप सबको मारकर ये आप सबकी प्रॉपर्टी को लेना चाहती थी और यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन इस बार इनका इरादा कामयाब नहीं हुआ। मैं पिछले कई सालों से शिखा के केस पर अच्छे से काम कर रहा हूँ। हमारी टीम शिखा को ही ढूंढ रही थी और आज फाइनली हमें शिखा मिल ही गई। आज तो हम इसे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तो शिखा की आंसुओं की रफ्तार तो अब 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं हुई थी। वो जोर जोर से रोते हुए बोलती है कि ये सब कुछ झूठ है, झूठ है, ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं क्यों करूँगी अपने ही बच्चों को मारने के लिए ये सब? मैं रूही को नहीं जानती हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो अरमान प्लीज़, मैं सच कहती हूँ, मैं रूही को नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं पता है रूही कौन है। रूहान और अरमान अब दोनों ही एकदम से चुपचाप से खड़े थे। दोनों के पास बोलने के लिए अभी कुछ भी नहीं था। तो अरमान और रूहान ने भी जितने भी सवाल अभी नीलिमा से किए थे, नीलिमा ने भी उन सारे सवालों का सटीक जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से रूहान और अरमान दोनों ही चुपचाप से खड़े हो गए थे। नीलिमा इस बार भी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। उसने एक बार फिर से शिखा और अरमान और रूहान के बीच में दूरियां बढ़ा दी थी। उन तीनों को उसने फिर से अलग कर दिया था। शिखा भी रोती रोती बहुत ज्यादा बुरी हालत में पहुंच गई थी। उसने एक बार फिर से नीलिमा के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा कि माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज आप मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं नहीं जानती हूँ रूही को। आप जानती हैं मैंने शोभित से पैसों के लिए शादी नहीं करी थी। मैं शोभित से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार, जिसका अभी भी इंतजार कर रही हूँ मैं। आपको पूरी बात पता है कि शोभित ने मुझसे शादी क्यों करी थी। उसके बाद भी आप मेरे और मेरे बच्चों के बीच में ऐसी दूरियां बढ़ा रही है। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? प्लीज माँ जी ये सब कुछ बंद कर दीजिए। लेकिन नीलिमा ने अब शिखा की तरफ से मुंह फेर लिया था। तो वहीं इंस्पेक्टर ने भी अब एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और फिर वो लेडी कांस्टेबल ने भी शिखा की बाजों को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा कि ये सारे ड्रामे ना चलकर तू पुलिस स्टेशन में करना, समझी? यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जब तुम्हें ना 3rd डिग्री का टॉर्चर मिलेगा तब तुम सच सच सब कुछ बोलोगी। लेडी कांस्टेबल ने भी अब जैसे ही शिखा के बाजू को पकड़ा तो शिखा का रोना अब और भी ज्यादा तेज हो गया था। वो अभी भी उम्मीद भरी नजरों से अरमान को ही देख रही थी। उसने कहा कि अरमान बच्चा प्लीज मेरी बात को सुनो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने रूहान पर हमला नहीं करवाया है। तुम मेरे ही तो बच्चे हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मैंने तुम्हारे पापा से शादी करी है। तुम्हारे पापा मुझे ऐसे ही अपने साथ लेकर नहीं आए थे। उन्होंने मुझसे शादी
करी थी। तुम्हें यकीन नहीं आता है तो तुम अपने दादाजी से भी पूछ लो। मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो बेटा। मैं रूही को नहीं जानती हूँ। मैंने कोई हमला नहीं करवाया है रूहान पर। तुम्हारे पापा के अलावा मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। तभी इंस्पेक्टर ने कहा कि झूठ मत बोलो शिखा, इससे पहले भी तुमने 4 शादियां की थी, समझे तुम? और तुम उन चारों ही आदमियों से शादी करके उनकी सारी ज्वेलरीज गहने लेकर वहाँ से भागी हो, समझे तुम? हमारे पास सारे सबूत हैं। शोभित को भी तुमने 5वीं बार फंसाया और उससे शादी करी है, इसका प्रूफ भी हमारे पास है। तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड की सारी फाइल्स मेरे पास है, मैंने अच्छे से चेक करी है। आप चुपचाप से चलो यहाँ से। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अभी कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और फिर वो फीमेल कांस्टेबल फिर से शिखा की बाजुओं को पकड़कर उसे खींचने लगती है। तो वहीं शिखा तो अब रोते रोते फिर से बोलती है कि पापा पापा प्लीज बचा लीजिए, पापा पापा प्लीज बचा लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अजीत सचादेवा जो अपने कमरे में थे उन्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो शिखा ने अभी एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा कि पापा पापा मुझे बचा लीजिए, पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये मुझे लेकर जा रहे हैं। और तभी अजीत सचादेवा को अब अपनी बहू की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इस हालत में अभी वो नहीं थे कि वो अपनी बहू को बचा सके, क्योंकि वो तो खुद चल भी नहीं सकते थे, ना कुछ बोल सकते थे। उन्होंने अभी अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि महादेव कितनी परीक्षा लोगे आप मेरी बच्ची की, प्लीज बचा लो मेरी बच्ची को। इस घर में मैं इसीलिए इसे लेकर आया था ताकि ये मेरे शोभित की जिंदगी में रंग भर देगी, लेकिन आपने तो इसी की जिंदगी के रंग छीन लिए हैं। प्लीज महादेव ऐसा मत करिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए महादेव। आज आपकी परीक्षा है, मेरी बच्ची को बचाइए। आज से पहले मैंने आपको इतना बेबस कभी भी महसूस नहीं किया था जितना कि आज मैं खुद को कर रहा हूँ। चाह कर भी मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं सकता हूँ महादेव। तो वहीं वो कांस्टेबल अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से शिखा को ही खींच रही थी। तो शिखा ने भी अब अपने दोनों बच्चों को देखा तो अरमान ने भी अब अपना मुंह दूसरी तरफ को फेर लिया था और फिर रूहान भी चुपचाप से एक जगह पर ही खड़ा रहता है। रूहान को भी अब वो थोड़ा सा दुख लग रहा था। तभी दोनों में से कोई भी अब नहीं बोलता है। तो शिखा ने अभी फिर से कहा कि अरमान रूहान मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे पापा के अलावा किसी को भी नहीं जानती हूँ। मेरे बच्चे मेरी बातों पर यकीन करो, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन दोनों ही अब शून्य से खड़े होते हैं। तो वहीं वो लेडी कांस्टेबल अब शिखा को खींचती खींचती मेन गेट तक लेकर आ गई थी। लेकिन अब शिखा ने मेन गेट का दरवाजा पकड़कर कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। जब तक शोभित नहीं आएंगे मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी इस घर से। ये मेरे शोभित का घर है। तो शोभित ना मुझे इस घर में लेकर आए थे, अगर वो मुझे इस घर से निकालेंगे तो ही मैं इस घर से जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से, समझिए? आप छोड़ दीजिए मुझे। तभी एक लेडी कांस्टेबल ने शिखा को खींचते हुए कहा कि तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, समझे? तुम चुपचाप से चलो हमारे साथ, वरना तुम जानती नहीं हो हमारे पास दूसरा भी तरीका है तुम्हें यहाँ से ले जाने का। तो शिखा ने अभी फिर से कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरे शोभित जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। और तभी एक दूसरी कांस्टेबल ने भी अपना एक हाथ शिखा को मारने के लिए आगे बढ़ाया और फिर तभी वो हाथ किसी ने हवा में पकड़ लिया। लेडीज कांस्टेबल ने देखा तो वो अभी कोई और नहीं था बल्कि शोभित था, जो अभी काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होकर उस कांस्टेबल को घूर रहा था। तो वहीं शिखा ने अभी खुद को बचाने के लिए अपना चेहरा कवर किया हुआ था। जब उसने देखा कि लेडी कांस्टेबल का हाथ उसके चेहरे पर नहीं लगा है तो उसने अपने दोनों हाथ हटाकर सामने देखा तो उसकी आंखें तो अब हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। उसके सामने अभी उसका शोभित खड़ा था। उसने अपनी आंखें फिर से मली और देखा तो उसके सामने भी शोभित ही खड़ा था। शोभित अब काफी हद तक ठीक हो गया था। उसके शरीर में पहले वाली मजबूती तो नहीं थी, लेकिन नील और रुद्र ने उसे खिला खिला कर काफी ज्यादा हैंडसम बना दिया था और थोड़ा बहुत मजबूत भी बना दिया था, जिससे वो अपने लिए किसी को भी मार भी सकता था। तो शिखा तो अब शोभित को ही देखती रहती है, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो वहीं शोभित ने अब एक हाथ से शिखा की तरफ बढ़ाया और फिर शिखा ने भी अपना हाथ शोभित के हाथ पर रख दिया। फिर शिखा जो धीरे धीरे करके शोभित के पास आने लगती है तो शोभित ने भी अब शिखा को अपने सीने से लगा लिया था और शिखा भी अब शोभित के सीने से लगते ही बेहोश हो गई थी। तो शिखा अब बेहोश होकर नीचे गिरने लगी थी, लेकिन शोभित ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन अब शोभित अपनी सुलगती हुई आंखों से बस नीलिमा और उस इंस्पेक्टर को घूर कर देख रहा था। शोभित ने अब शिखा को अपनी गोद में उठा लिया और फिर सोफे पर आकर लेटा दिया। फिर उसने सर्वेंट को देखकर कहा कि पानी लेकर आओ जल्दी से जल्दी। तो सर्वेंट भी अब शोभित की आवाज़ सुनकर भागता हुआ जाता है और पानी लेकर आ जाता है और फिर शोभित जो शिखा के मुंह पर छिड़कने लगता है। तो वहीं नीलिमा ये सब कुछ देखकर अंदर तक सहम गई थी। उसे तो अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो सहम गई थी कि ये शोभित अब उसे नहीं छोड़ने वाला है। तो नीलिमा तो अब खुद को बचाने के तरीके सोचने लगी थी। तो वहीं इंस्पेक्टर भी अब चुपचाप से अपनी गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। उसे भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था
नीलिमा ने इंस्पेक्टर को इशारों में जाने के लिए कहा और फिर इंस्पेक्टर जो एक ही कदम बढ़ा पाया था कि तभी शोभित बोलता है कि जहाँ पर खड़े हो वहीं पर खड़े रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आज सचादेवा हाउस से तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे, समझे तुम। वो कांस्टेबल भी अब शोभित की बात सुनकर काफी ज्यादा डर गया था, जबकि शोभित उन लोगों को देख भी नहीं रहा था। वो तो बस कंटिन्यू अपनी शिखा पर पानी के छींटे मार रहा था, उसे कोशिश कर रहा था उठाने की। अरमान अभी हैरानी से अपने पापा को ही देखे जा रहा था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा है वो फाइनली अभी उसके पापा उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने अपने पापा का रूप देखकर अरमान अभी जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रहता है और वो कुछ भी बोलने की और कहने की हिम्मत में उसके अंदर नहीं थी। तो सचादेवा हाउस में इस वक्त बहुत ही ज्यादा शांति हो गई थी। रूहान ने धीरे से कहा कि अरमान, अरमान क्या हुआ है। अरमान कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो तो सुन्न खड़ा हुआ अपने पापा को देख रहा था। अरमान का दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर अपने पापा के गले लगकर अपना दिल हल्का कर ले, उनसे जाकर शिकायत करे, उनसे बातें करे, लेकिन शोभित का रूप देखकर तो अरमान अभी जहां पर खड़ा था डर के मारे वो वहीं पर खड़ा रहता है। उसके अंदर अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो अभी शोभित की तरफ एक कदम भी बढ़ा दे। उसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। इतने में ही रूहान ने फिर से कहा कि अरमान तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही मुझे, कोई आया है क्या। और तभी शोभित गुस्से से बोलता है कि हाँ तुम्हारा बाप। और ये सुनते ही रूहान के कान भी एकदम से सुन्न हो गए थे, वो भी कुछ बोल नहीं रहा था, बस सुन्न होकर खड़ा रहा। तो वहीं शोभित अभी पानी के छींटे मारकर शिखा को होश में लेकर आ गया था। शिखा ने अभी एक बार फिर से शोभित को देखा तो उसकी आंखों में पानी बहना शुरू हो गया था और वो जोर जोर से रोने लगती है। तो शोभित ने अभी शिखा की आंखों से पानी को पोंछा और फिर उसके माथे को चूम कर बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ ना, अब आंखों में आंसू नहीं होंगे तुम्हारी, प्लीज माफ कर दो मुझे शिखा। तो शोभित अभी शिखा के पास से उठ गया था और फिर शोभित गुस्से से गया और सीधा जाकर उसने एक थप्पड़ इंस्पेक्टर के गाल पर जोर से जड़ दिया। और फिर ये थप्पड़ देखकर तो अरमान ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसकी भी दिल की धड़कनें अब डर के मारे कांप उठी थी। तो वहीं हैरानी तो अब रूहान को भी हो रही थी कि आखिर किसने किसको थप्पड़ मार दिया है। तो नीलिमा ने भी जब ये देखा तो शोभित ने इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा है तो वो तो अब थोड़ा सा चिल्लाकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो शोभित, तुम इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो, तुम इंस्पेक्टर को थप्पड़ नहीं मार सकते हो, समझे तुम। तो शोभित ने भी अब नीलिमा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा कि थप्पड़ मैंने इंस्पेक्टर को मारा है, सीने में आग आपके लग गई है, आपको इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है मुझे इसके थप्पड़ मारने पर। इतना कहकर शोभित ने एक और थप्पड़ इंस्पेक्टर के गाल पर जड़ दिया और इंस्पेक्टर के साथ अभी दो लेडीज कांस्टेबल थी तो जैसे एकदम से खड़ी थी वो वैसे ही सुन्न की सुन्न खड़ी रहती हैं। तभी इंस्पेक्टर ने शोभित की तरफ देखते हुए कहा कि गलत कर रहे हो मिस्टर सचादेवा, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को मारने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट भी करवा सकता हूं, आपको मैं फिर से जेल में भेज सकता हूं क्योंकि आपने मुझे ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारा है और इसका सबूत मेरी दो लेडी कांस्टेबल भी हैं। तो शोभित को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अपनी बाजुओं को फोल्ड किया और फिर एक और थप्पड़ उस इंस्पेक्टर के गाल पर जड़ दिया और फिर गुस्से से चिल्लाकर उस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरी बीवी को अरेस्ट करने के लिए आए हो ना, तो अरेस्ट वारंट है क्या तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे अरेस्ट वारंट मेरी बीवी को अरेस्ट करने के लिए। तो इंस्पेक्टर तो अभी अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा रहा, उसके पास अरेस्ट वारंट था ही नहीं, वो तो बस नीलिमा के कहने पर वहां पर आ गया था। तो वहीं तो अब थप्पड़ तो इंस्पेक्टर को लग ही रहे थे लेकिन दिल की धड़कनें तो अब नीलिमा की बढ़ गई थी, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नीलिमा ने कभी भी नहीं सोचा था कि शोभित वापस आ जाएगा और वो भी इस वक्त, और अब तो नीलिमा भी ये अच्छे से जान गई थी कि शोभित के आ जाने से उसका पत्ता बहुत ही जल्द इस घर से कटने वाला है। नीलिमा अब खुद ही ये सोच रही थी कि वो इस घर में टिकने के लिए क्या करे, कैसे वो अपने आप को बचाए, क्योंकि वो अब जान गई थी उसकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। तो वहीं शोभित ने भी एक और थप्पड़ उस इंस्पेक्टर को मारकर कहा कि तो फिर किसके कहने पर तुम यहाँ पर आए हो। लेकिन हाँ, इंस्पेक्टर के मुंह से तो अभी कुछ भी नहीं निकला था। तभी शोभित ने एक और थप्पड़ इंस्पेक्टर के मुंह पर मारकर कहा कि क्या कहा था तुमने कि मेरी बीवी की 4 शादियां हुई हैं, जरा मैं भी तो देखूं कि वो रिपोर्ट जिसमें तुमने मेरी बीवी को एक क्रिमिनल का दर्जा दिया है, मुझे भी दिखाओ कि मेरी बीवी ने कितने क्रिमिनल किए हैं। इतना कहकर तो अब शोभित ने इंस्पेक्टर को एक और थप्पड़ मार दिया था। उसने अभी इतने थप्पड़ मारे थे इंस्पेक्टर का मुंह लाल हो चुका था, इंस्पेक्टर पूरी तरह से पिट चुका था। शिखा अब सोफे पर उठकर बैठकर रोने लगी थी और लेडीज कांस्टेबल जहां पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी रहकर नजारा देख रही थी। तो इंस्पेक्टर अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए शोभित जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तो शोभित ने अभी एक और थप्पड़ इंस्पेक्टर के गाल पर
चढ़कर गुस्से से कहा कि कुछ बोलोगे कि नहीं, कि यहीं पर तुम्हें अभी के अभी जिंदा काट दूं। लेकिन इंस्पेक्टर जो अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है, वो तो बस नीलिमा ने उससे बहुत ज़्यादा पैसे खिला रखे थे, अगर नीलिमा का नाम वो ले लेता गलती से भी तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता, इसीलिए वो जानबूझकर मार खाता रहता है। वो चुपचाप सा खड़ा रहता है। तो शोभित को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था उसके ऊपर, और फिर उसने एक और थप्पड़ इंस्पेक्टर को मारा और इस बार इंस्पेक्टर धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो शोभित ने भी फिर से उन दोनों लेडीज़ कांस्टेबल को देखते हुए कहा कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन औरत तो औरत पर हाथ उठा सकती है ना। 10 थप्पड़ तुम इसे मारो और 10 थप्पड़ ये तुम्हें मारेगी, समझे तुम दोनों की दोनों। और अगर एक भी थप्पड़ कम हुआ ना तो सच कहता हूँ तुम्हारी हालत भी अभी तुम्हारे इंस्पेक्टर जैसे ही कर दूंगा, समझ गई ना। अब जल्दी से दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो, शुरू हो जाओ जल्दी से। तो लेडीज कांस्टेबल तो अब हैरानी से ही शोभित को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शोभित ऐसा कैसे हो सकता है। तो शोभित ने भी अब हाथ बांधकर कहा कि सुनाई कम देता है क्या, बहुत शौक है ना मेरी शिखा को पुलिस स्टेशन ले जाकर मारने का, तो ठीक है जो कह रहा हूँ ना वो करो, वरना इस दुनिया से गायब करवा दूंगा तुम दोनों को, समझी तुम। तो लेडी कांस्टेबल तो अब इस वक्त शोभित से बहुत ज़्यादा डर रही थी। तभी उन दोनों के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन दोनों ने ही इंस्पेक्टर की हालत देखी और फिर अब उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए एक लेडी कांस्टेबल ने दूसरी लेडी कांस्टेबल कर गाल पर चांटा जड़ दिया और फिर ऐसे ही करके दोनों ने एक दूसरे को 10-10 थप्पड़ मार दिए थे। दोनों के चेहरे एकदम से लाल हो गए थे, दोनों ही अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी और साथ ही साथ दोनों को गुस्सा भी आ रहा था। तो वहीं ये नज़ारा देखकर अरमान की आंखें तो अब फटी की फटी रह गई थी और फिर उसने रूहान की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया था। तो अरमान ने अभी कभी भी नहीं सोचा था कि पापा वापस आएंगे और वो भी अपने पापा का रुद्र रूप देख लेगा, तो ऐसा होगा। वो तो अब अंदर से काँप रहा था। अरमान और रूहान को कहाँ पता था कि शोभित एक मांझा हुआ खिलाड़ी है। जिस उम्र में अरमान और रूहान खड़े हैं उस उम्र को तो शोभित पार करके आ गया था। तो शोभित ने भी अब इंस्पेक्टर की कॉलर को गुस्से से पकड़कर उसे उठाया और फिर उसे सचादेवा हाउस से बाहर की तरफ फेंकते हुए गुस्से से बोलता है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम मेरी नज़रों से बच गए हो, तुम्हें तो मैं अब ऐसी मौत मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब निकलो यहाँ से मेरे घर से और कभी आइंदा कोशिश भी मत करना मेरे घर में अंदर आने की, समझे तुम। और आज के बाद मेरी शिखा की तरफ किसी ने भी आंख उठाने की हिम्मत भी की ना तो उसका यही हाल करूंगा, यही हाल ऐसे ही हाल होगा उसका, समझे। निकलो यहाँ से अभी के अभी। इतना कहकर शोभित ने अरमान और रूहान और नीलिमा की तरफ गुस्से से घूर कर देखा तो इंस्पेक्टर तो अभी वहाँ से उठकर जल्दी जल्दी से भाग गया था। अब तो वो एक और मिनट भी वहाँ पर नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक मिनट भी वहाँ पर रुक गया तो शोभित अभी उसे फिर से मारना स्टार्ट कर देगा। वहीं वो लेडी कांस्टेबल भी इंस्पेक्टर के पीछे पीछे भाग जाती हैं। वो तीनों ही वहाँ से भाग गए। तो शोभित ने अब तीनों को ही मार पीट कर वहाँ से भगा दिया था। तो शोभित अभी शिखा के पास आया तो शिखा अभी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा सुबक रही थी। तो शोभित ने अभी शिखा को अपने गले लगा लिया था और फिर शिखा का रोना भी धीरे धीरे कम नहीं हुआ था। तभी शिखा धीरे से बोलती है कि पापा से मिल लीजिए, वो आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पापा आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो शोभित ने अभी शिखा के माथे पर किस करके कहा कि जानता हूँ मुझे कौन कौन याद करता है, किसने मुझे मिस किया है, मुझे सब पता है। इतना कहकर अभी शोभित ने नीलिमा की तरफ देखा और फिर नीलिमा के दिल की धड़कनें तो एकदम से रुक गई थी, वो अंदर ही से सहम गई थी, उसके हाथ पैर भी ढीले पड़ गए थे और कांपने लगे थे। तभी एक सर्वेंट अजीत सचादेवा को लेकर सीधा हॉल में आ जाता है। तो शोभित अभी अजीत जी के पास गया और फिर उसने अपने पापा को गले लगा लिया और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो वहीं अजीत जी के हाथ जो आज तक कभी भी नहीं उठ रहे थे वो धीरे धीरे करके शोभित की कमर पर लिपट गए थे और इस नज़ारे को देखकर शिखा को भी बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि उसके पापा जी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जल्द ही उनको भी पहले जैसे देखेगी वो। अजीत सचादेवा की आंखों से भी आंसू बह गए थे। तो वहीं शोभित ने भी अजीत जी के आंसू को पोंछकर कहा कि पापा पापा अब आप क्यों रो रहे हैं, अब मैं आप आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आपको भी जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, समझे, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तो अजीत जी के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अजीत जी ने भी अपना एक हाथ उठाकर शिखा की तरफ इशारा
किया, जैसे कहना चाहते हो कि इस लड़के ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, ये सच में तुमसे दिल से प्यार करती है, इसे कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर मत करना। तो शोभित ने भी अजीत जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि हाँ आ गया हूँ, अब मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा, कभी परेशान नहीं करूँगा उसे। बहुत ही सह लिया है इसने, आपकी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत परेशान कर दिया है मैंने इसे, अब और नहीं करूँगा पापा, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो अचानक ही अब शोभित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अजीत जी की तरफ देखते हुए कहा कि पापा आपको पता है मेरे हाथों में ना बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली, ऐसा लग रहा है मेरे हाथों में अभी कोई और भी ज़्यादा मार खाने वाला है। मैंने ना अभी इंस्पेक्टर को इतना मारा है, लेकिन फिर भी मेरे हाथों की खुजली जा ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है मुझे अभी फिर से किसी को मारना है, लगता है कोई और भी है जो मुझसे पिटेगा। नीलिमा ने तो अब अपना सलाइवा गटक लिया था, लेकिन वो इतना भी तो जानती थी कि शोभित कैसा भी हो मगर उस पर हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि शोभित अपनी माँ पर कभी भी हाथ नहीं उठा सकता है। तो वहीं अरमान और रोहन जो अपने पापा की बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो अरमान ने भी अब हिम्मत करते हुए धीरे से कहा कि पापा पापा, और फिर तभी शोभित ने भी उसे घूर कर अरमान को देखा और फिर अरमान जो एकदम से डर गया और 2 कदम पीछे हट गया। तो शोभित ने भी अब अरमान की तरफ उंगली दिखाकर कहा कि हाँ तुम्हारे पास भी आऊँगा, इंतज़ार करो, अभी तुमसे भी मिलना है मुझे, आखिर तुम दोनों मेरे बच्चे जो हो, अपने बच्चों से तो मैं मिलूंगा ही, ज़रूर मिलूंगा, परेशान मत हो तुम, अभी आता हूँ। शोभित ये बात अभी जिस लहजे में कह रहा था वो लहजा सच में अरमान और रोहन दोनों को ही बहुत ज़्यादा डरा रहा था, दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अपने पापा से। शोभित अभी अपने पंजों के बल अपने पापा के सामने बैठ गया था और फिर बोलता है कि आप जी भर कर देखिए, आपने बेटे को बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने, अब कहीं नहीं जाऊँगा, वापस आ गया हूँ आपके पास, आपका शेर वापस आ गया है पापा, और अब आपका शेर अपनी भूख मिटाएगा, एक एक बदला लेगा अपनी शिखा और अपने पापा का। तो शोभित की बात सुनकर अजीत सचदेवा के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो अच्छे से जानता था कि उसका बेटा कैसा है, इसीलिए ये भी वो समझ रहा था कि अब सचदेवा के हालात भी बिल्कुल ठीक होने लगेंगे, जैसा उसका परिवार था वैसे ही उसका परिवार हो जाएगा। शोभित एकदम से खड़ा हुआ और फिर सीधा अरमान के सामने गया। तो शोभित ने अपने हाथ बांधे और फिर अरमान को घूर कर देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसे खा जाएगा। तो वहीं अरमान के अंदर तो अब अपने पापा से आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अरमान ने भी धीरे से अपनी नजरें झुकाते हुए कहा कि पापा, और फिर तभी शोभित ने एक खींच कर थप्पड़ अरमान के गाल पर जड़ दिया और ये नज़ारा देखकर तो शिखा ने भी अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे। उसे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि आखिर शोभित ने बिना सोचे समझे अरमान को क्यों मारा। शिखा भी दौड़कर शोभित के पास आने लगी, लेकिन तभी शोभित ने उसे हाथ दिखाकर कहा कि जहां पर खड़ी हो वहीं पर रुक जाओ शिखा, पास भी मत आना, बाप बेटे के बीच में नहीं आओगे तुम आज, तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, अब सुधर जाएंगे, अब मैं आ गया हूँ ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर बच्चों को बाप का खौफ खत्म हो जाए ना तो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और इसीलिए शायद तुम्हारे बच्चों के अंदर भी बाप का खौफ पैदा कर रहा हूँ मैं, खत्म हो रखा है इन दोनों के अंदर बाप का खौफ, वो आज ही जिंदा कर दूंगा मैं। तो वहीं अरमान जो उसने तो अब हैरानी से अपने पापा को देखा और फिर तभी शोभित ने एक और थप्पड़ अरमान के गाल पर जड़ दिया और अरमान का चेहरा तो अब एक साइड हो गया था, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं था, ना ही अपनी आंखों पर। तो रूहान को भी अब समझते देर नहीं लगी कि उसके पापा ने अरमान को थप्पड़ मारा है। तो रूहान भी अब धीरे से बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं पापा, मार क्यों रहे हैं अरमान को। और फिर तभी शोभित ने भी घुमाकर एक चांटा रूहान के गाल पर भी जड़ दिया। तो दोनों ही भाई अब डर के मारे कांप रहे थे। तो शोभित ने अब जैसे ही रूहान को थप्पड़ मारा, रूहान को एक सेकंड के लिए लगा कि जैसे उसे तो देखने ही लगा हो, वो आज से ही देखने लगेगा। और फिर तभी शोभित ने रूहान का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि क्या हुआ, दिन में तारे दिखाई देने लगे क्या, क्या आंखें वापस आ गई हैं क्या तुम्हारी, अगर आ गई हो तो देख लो अपने बाप को, दिखाई दिया है कुछ या फिर अभी भी अंधे ही हो, और वैसे भी तुम्हारे देखने से क्या ही हो जाएगा, तुम ना ही देखो तो वो ज़्यादा अच्छा है, समझे तुम, तुम्हें तो अपनी माँ का दर्द भी नहीं दिखाई देता है, तो दुनिया भर की खुशी क्या करोगे देखकर। एक बुढ़िया ने कहा कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, और तुम दोनों ही भाई ये सच मानकर बैठ गए कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। एक बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारा बाप इसे खरीद कर लेकर आया था, और फिर तुम दोनों ही भाई ये सच मानकर बैठ गए कि तुम्हारा बाप इस औरत को खरीद कर लेकर आया था। इतना कहकर अभी शोभित ने एक और थप्पड़ रूहान के गाल पर जड़ दिया। तो रूहान और अरमान दोनों ही अब कांप रहे थे। रूहान को तो सच में अब दिन में ही तारे दिखाई दे रहे थे, अरमान की तो हिम्मत ही नहीं
हो रही थी कि वो रूहान को बचा ले, नहीं तो आज तक कभी भी अरमान के सामने रूहान से किसी ने ऊंची बात तक नहीं करी। उसे तो खुद भी ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर उसने रूहान को बचाया तो अपने बाप का एक और थप्पड़ वो खा जाएगा, इसीलिए वो तो बस चुपचाप से साइड में जाकर खड़ा रहता है। तो भी शोभित ने घूर कर फिर से अरमान को देखा और फिर अरमान एक कदम जल्दी से पीछे हट गया। तो शोभित ने भी हाथ बांधकर अरमान का कॉलर पकड़ा और फिर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में उसे देखते हुए बोलता है कि है जवाब तुम दोनों भाइयों के पास कि मेरी ऑब्सेंस में तुमने मेरी धर्मपत्नी और तुम्हारी माँ शिखा को इतना ज़्यादा परेशान क्यों किया तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव? बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। दोनों के पास अपने बाप के सवाल का जवाब अब था ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सच था। शोभित के ना रहने पर दोनों ही भाइयों ने शिखा से बहुत बुरा बर्ताव किया था। तो वहीं शिखा से भी अब देखा नहीं गया। वो जल्दी से शोभित के पास आकर बोलती है कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, दोनों बच्चे हैं। तो शोभित बोलता है कि नहीं, बच्चे नहीं है, 6 फुट के सांड है सांड। इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं और इनके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये अपनी ही माँ को टॉर्चर कर रहे थे, अपनी ही माँ से ऐसा बर्ताव कर रहे थे, अपनी ही माँ से इतने सालों से बात नहीं करते थे, उसे अपनी माँ नहीं मानते थे। शोभित अभी फिर से अपने बच्चों को मारने के लिए अपना हाथ उठाने लगता है। तो शिखा ने इस बार हाथ पकड़कर कहा कि प्लीज़ प्लीज़ बस कीजिए ना, रहने दीजिए प्लीज़, मेरी वजह से रुक जाइए। तो अरमान अभी धीरे से मन ही मन बड़बड़ाया कि हाँ पापा, 2 थप्पड़ तो और मार दीजिए, और कितना मारोगे आप हमें? अरमान का बड़पनाना अब शोभित ने तो सुन ही लिया था। तो शोभित ने भी अब पॉइंट करके गुस्से से कहा कि अभी तो तुम दोनों की पनिशमेंट शुरू हुई है, अब पता चलेगा। शोभित आ गया है ना, तुम दोनों को कैसे सबक सिखाता हूँ मैं। 2 चांटों में ही तुम दोनों हार गए, हार मान लिया, तुम दोनों को ही तारे दिख गए। अभी तो तुम्हें 2 चांटे रोज खाने हैं। जितना तुमने मेरी शिखा को परेशान किया है ना, उससे कहीं ज्यादा अब सूद समेत लौटाऊंगा तुम्हें। इतना मारूंगा तुम्हें, बंदर ना बना दिया तो मेरा नाम भी शोभित नहीं, तुम्हें भी और इस घर की सबसे बड़ी बुढ़िया को भी, समझे तुम दोनों। तो नीलिमा तो अब अपने बारे में बुढ़िया सुन कर काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अरमान और रूहान दोनों को ही भड़काना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन शोभित वो तो किसी के भड़काने से भड़कता ही नहीं है, उसे भड़काना बहुत ही मुश्किल है, उसके आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। तभी शोभित ने घूर कर नीलिमा की तरफ देखा और फिर नीलिमा जो फिर से अपनी आंसू बहाते हुए बोलती है कि मेरी तो इस घर में कदर ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है मेरी इस घर में, कोई मुझे कुछ भी कहता है, मैंने तो हमेशा से बस इस घर की भलाई ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस घर का भला ही तो चाहिए, इस घर को अपनाया है मैंने, लेकिन ये घर तो कभी भी मेरा हुआ ही नहीं, इस घर ने कभी भी मुझे नहीं अपनाया है, ना ही यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया है। इतना कहकर नीलिमा जो सिचुएशन को देखते हुए वहाँ से धीरे धीरे जाने लगती है। नीलिमा अभी अपने कमरे के गेट तक ही पहुंची थी कि तभी शोभित ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि मैं इस वक्त आपको छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हमेशा के लिए आपको छोड़ दिया है, सजा तो आपको ज़रूर मिलेगी, और हाँ बहुत ही जल्द। आपकी पनिशमेंट तो अब शुरू भी नहीं हुई है और आप तो अभी से ही डर गए, धीरे धीरे तड़पा कर मारूंगा आपको। जितना आपने मेरी शिखा को परेशान किया है ना, सूद समेत बदला लूंगा आपसे। मेरी शिखा पर आपने इल्जाम लगाया था ना, अब देखना शोभित कैसे बदला लेता है आपसे। अब आपको असली रूप दिखेगा शोभित का। 1 दिन का वक्त देता हूँ, आपके किए की माफ़ी मांग लीजिए, वरना शोभित छोड़ेगा नहीं आपको, समझी। तुम जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगो मेरी बीवी से। तो नीलिमा ने अभी एक बार फिर से रुकी और वहाँ से जल्दी से चली गई। तो शोभित ने अभी फिर से अरमान और रूहान को देखा। तो अरमान और रूहान अब दोनों ही सिर झुकाए हुए नीचे जमीन की तरफ देखते हुए खड़े थे। तो शोभित ने अभी फिर से कहा कि आप कुछ बोलोगे भी या फिर मैं और एक थप्पड़ मारूं तुम दोनों को। रूहान ने कहा कि माफ़ कर दीजिए पापा, हमें नहीं पता था कि दादी हमें माँ के खिलाफ भड़का रही हैं, हमें सारी बातें झूठ झूठ बता रही हैं और हम इतने पागल थे जो दादी की बातों को सच मानते रहे। तो शोभित ने भी अभी एक बार फिर से रूहान का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि तुमने सोचा भी कैसे सोचा तुमने कि शिखा तुम्हारी माँ नहीं है, उससे तुमने ऐसे बर्ताव क्यों किया? तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बात आई कैसे कि तुम्हारी माँ शिखा नहीं है? तुम दोनों भाइयों को शर्म नहीं आई क्या कि पिछले कितने ही सालों से तुमने मेरी शिखा को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, उसे माँ का दर्जा तक नहीं दिया है। वो तुम दोनों से कितना ज़्यादा प्यार करती है और शायद तुम्हारी वजह से ही वो इस घर में भी रहती थी। अरमान ने भी धीरे से कहा कि पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हमें गलती हो गई है हमसे। तो अरमान के मुँह से अब पापा सुनकर शोभित को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तभी शोभित ने अरमान का जबड़ा
पकड़ते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हारे मुँह से पापा नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। समझे, तुम बहुत ही घटिया किस्म के लड़के हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम दोनों भाइयों के मुँह से मैं पापा नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे बेटे नहीं हो। तुमने मेरी शिखा को कभी भी माँ का दर्जा नहीं दिया। उसे मिसेस सचदेवा कहकर बुलाते हो ना, वो औरत जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी परवरिश करी है, तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया है, तुम्हारे लिए रात दिन भर जागती रहती थी और इतना ज़्यादा भला सोचा है उसने तुम्हारे लिए। उसने मेरे साथ कम से कम वक्त बिताया था ताकि वो अपने दोनों बेटों के साथ खुश रह सके। तुम दोनों ने उसे माँ का दर्जा तक नहीं दिया, मिसेस सचदेवा का दर्जा दिया था ना तुम दोनों ने उसे। तो मैं तुम दोनों के मुँह से अपने लिए पापा नहीं सुनना चाहता हूँ। समझे तुम, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मिसेस सचदेवा है तो मैं भी तुम्हारे दोनों के लिए मिस्टर सचदेवा हूँ। समझे तुम दोनों, जब तक मैं इस घर में देख नहीं लेता हूँ कि तुम दोनों को सच में अपने किए पर पछतावा है, और जब तक तुम अपनी माँ को भगवान का दर्जा नहीं देते हैं ना, तब तक मुझे पापा कहने की कोशिश भी मत करना। और जिस दिन अगर तुमने मुझे पापा कह दिया ना, उसी दिन तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी माँ की तरह अच्छा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को माफ़ कर दूंगा। अगर एक और गलती हो गई ना तो थप्पड़ गाल पर आएगा। समझे तुम। इतना कहकर शोभित ने अभी एक हाथ से रूहान का कॉलर छोड़ा और फिर दूसरे हाथ से अरमान का। दोनों ही पीछे हट गए थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे और साथ ही साथ अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता भी रहे थे। तो रूहान तो अब अपनी छड़ी ढूंढने लगा था और फिर तभी शोभित ने अरमान को देखते हुए कहा कि संभालो संभालो अपने अंधे भाई को। समझे, मुझे तो लगा था कि बस आंखों से ही अंधा है, लेकिन ये तो अकल का भी अंधा है। दोनों तरफ से अंधा ही निकला है। बदतमीज कहीं का, बुद्धि का तो नामो निशान ही नहीं है इसके अंदर। तुम दोनों में ही बुद्धि नहीं है। तुम दोनों ही एकदम पागल हो, पागल। यकीन नहीं आता है कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, शोभित सचदेवा के हो, जो बिल्कुल अकल के अंधे हो। क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे एडवांस होते हैं, लेकिन तुम तो मुझसे 10 कदम पीछे चल रहे हो। मूर्ख हो मूर्ख, दोनों के दोनों। तो शोभित तो अब इससे ज़्यादा कुछ भी कहता उससे पहले ही शिखा ने रोते रोते कहा कि बस बस कीजिए ना, कितना ज़्यादा डांटेंगे आप, कितना ज़्यादा चिल्लाएंगे मेरे इन दोनों बच्चों पर। कुछ नहीं किया है मेरे दोनों बच्चों ने, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, उनकी गलती नहीं है। माँ जी ने ही मेरे खिलाफ इन दोनों को भड़का दिया था। ये दोनों तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो मैं इन दोनों को क्या ही सच बताती। मैं भी बस इसी बात का इंतज़ार करती रहती थी कि कब आप आएंगे और कब इन्हें आप समझाएंगे कि मैं इनकी असली माँ हूँ। मैं इनकी कोई भी सौतेली माँ नहीं हूँ, ना ही मैं कहीं से खरीद कर आई हूँ। मैंने ही इन दोनों को जन्म दिया है, मगर ये समझते ही नहीं है। तो शोभित तो अब शिखा को हैरानी से देख रहा था और फिर शोभित ने भी शिखा को अपने गले लगा लिया और फिर उसे चुप करवाते हुए बोलता है कि अच्छा अब तुम शांत हो जाओ, प्लीज़ शिखा तुम रो मत। शोभित ने अभी एक बार फिर से अपने दोनों बेटे को गुस्से से घूर कर देखा और फिर कहा कि मेरी शिखा जितना ज़्यादा रोएगी ना, तुम दोनों की पनिशमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। समझे तुम दोनों, आज मैं तुम दोनों को यहाँ पर छूट दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप तुम्हारी माँ की वजह से। मगर कल अगर मैंने शिखा की आंखों में आंसू देखे ना, तो तुम दोनों पिटने के लिए तैयार हो जाना। एक भी नहीं सुनूंगा, इतना मारूंगा हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो रूहान तो अभी कुछ बोला नहीं था, लेकिन अरमान ने इस बार हल्के से गुस्से में कहा कि आप हमें ऐसे नहीं मार सकते हैं पापा। तो शोभित ने अभी फिर से घूर कर अरमान को देखा और बोला कि ऐसे नहीं मार सकते हैं, मतलब मैं तुम्हें ऐसे वैसे कैसे भी मार सकता हूँ। समझे तुम दोनों, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। ये मेरा घर है, ये मेरे पैसा है और ये सारा बिजनेस मेरा है, ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा है, तुम दोनों का कुछ नहीं है। समझे, तुम दोनों भाइयों को मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा, मेरे हिसाब से सारे काम करने पड़ेंगे। और आज के बाद ये आंखें दिखाने की कोशिश मुझे मत करना, वरना आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, वो भी तुम्हारी माँ के साथ। 2 तुम्हारी और 2 तुम्हारे भाई की 4 हो जाएंगी ना, तो हम दोनों ही अच्छे से तुम्हारी आंखों के साथ गोटियां खेलूंगा। समझे तुम, अब निकलो यहाँ से। अब रूहान और अरमान के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, वो तो अपने पापा का रूप देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। तो भी शोभित ने दोनों भाइयों को ऐसा रूप दिखा दिया था कि जिसकी वजह से कल्पना भी कभी नहीं करी थी अरमान और रूहान ने। तभी दोनों को अब लगता था कि शायद जब उसके पापा आएंगे वो तो अपने पापा के गले लगकर अपने दिल के अरमान निकाल लेंगे, लेकिन दोनों ही भाइयों के अरमान तो अब बाद में ही निकलते, उससे पहले ही शोभित ने दोनों ही भाइयों को जनाजन निकाल दिया था। शोभित ने आज दोनों को इतना ज़्यादा मारा था कि दोनों की हड्डियां तक दर्द होने लगी थी। अरमान को भी आज पहली बार ही किसी ने मारा था, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो वहीं शिखा अभी भी शोभित के गले लगकर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और ये सब कुछ देखकर अजीत सचदेवा जी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर थोड़ी सी बड़ी भी हो रही थी। आज तो अजीत जी की उम्र भी बढ़ गई थी, आखिर उन्होंने अपने बेटे को जो
देख लिया था और साथ ही साथ अपनी बेटी की खुशी भी देखी थी। बेटे को तो देखा ही था, उन्होंने भी ये देख लिया था कि अब घर के हालात भी शोभित के आने से कंट्रोल हो जाएंगे। शोभित सारी चीज़ों को कंट्रोल कर देगा और अगर घर के हालात शोभित के कंट्रोल में होंगे तो घर सिर्फ पहले जैसा ही होगा। घर में काफ़ी सारी खुशियाँ होंगी और घर खुशियों से भर जाएगा। तो वहीं शोभित अभी भी शिखा को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज शिखा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो अपने सारे दर्द आंसुओं की तरह निकाल रही थी। इतने सालों का दर्द, इतने सालों का इंतजार भला कुछ ही मिनट में कैसे समा सकता था। शिखा का रोना अब शोभित समझ भी रहा था कि आखिर उसकी शिखा इतना ज़्यादा क्यों रो रही है, क्योंकि बहुत सालों के बाद शिखा ने उसे देखा था। तो शोभित ने अब शिखा को संभालते हुए कहा कि हमारी बेटी कहाँ पर है। बेटी सुनकर शिखा का रोना तो अब और भी ज़्यादा तेज हो गया था। शिखा ने भी रोते रोते कहा कि इन दोनों भाइयों ने उसे दार्जिलिंग भेज दिया है, मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। वो भी मुझसे बात नहीं करती है जैसे ये दोनों नहीं करते हैं। एक मेरी बेटी ही थी जो मेरे पास आकर बैठती थी, लेकिन इन दोनों भाइयों ने भी उसे मुझसे दूर कर दिया है। अब वो भी मुझसे बात तक नहीं करती है और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई है। ये कहते कहते शिखा अब और भी तेज रोने लगती है। तो वहीं शोभित ने भी अपने दोनों बेटे को फिर से गुस्से से घूर कर देखा तो अरमान ने भी जल्दी से रोहान का हाथ पकड़ा और फिर 2 कदम पीछे हट गया। तो शोभित ने अभी फिर से गुस्से में कहा कि मेरी बेटी को बुलाओ, जल्द से जल्द हो सके मेरी बेटी को बुलाओ, वरना तुम दोनों की खैर नहीं, समझे तुम दोनों। तो रोहान ने भी सर झुकाकर कहा कि उसके अभी एग्जाम चल रहे, अभी वो नहीं आ सकती है। तो शोभित बोलता है कि तो जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब बुला लेना, लेकिन जल्दी से जल्दी बुला लेना, वरना तुम दोनों ने मेरा गुस्सा देख ही लिया है और फिर ये तो मेरा 1% गुस्सा था, ऐसा ना हो कि तुम्हें मैं 100% गुस्सा के दर्शन करवा दूं, समझे तुम दोनों के दोनों। अब निकलो यहाँ से, जाओ अपने कमरे में। तभी अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो वहीं रूहान भी आज डर के मारे चुपचाप से खड़ा था। तो वहीं शिखा का तो अब रोना आज भी कम नहीं हो रहा था, जैसे उसका रोना आज ही सारा हो जाएगा। वो तो बस 1 सेकेंड के लिए भी शोभित से दूर नहीं होना चाहती थी। उसने अभी भी शोभित के सीने पर अपना सर रखा हुआ था। तो शोभित ने भी आज अपने पापा को देखकर कहा कि पापा, मैं शिखा को कमरे में लेकर जाता हूँ, आप भी आराम करिए। तो और फिर अजीत जी ने भी अपनी पलकें झपका दी। तो शोभित ने अभी शिखा को एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया और फिर शिखा की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं अरमान, उसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि उसके पापा गुस्सा होने के साथ साथ इतना ज़्यादा रोमांटिक भी है। आज भी उनका रोमांस कम नहीं हुआ था उसकी माँ के साथ। वो तो बस अपनी आंखें फाड़े अपने पापा और अपनी माँ को देखे जा रहा था। और फिर तभी रूहान ने भी धीरे से अरमान के कानों के पास जाकर कहा कि क्या हुआ अरमान, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी अरमान धीरे से बोलता है कि पापा ने माँ को अपनी गोद में उठा लिया है। तो रूहान ने भी धीरे से कहा कि हमारे बाप में बुढ़ापे में भी इतनी जान है कि हमारी माँ को आज भी अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो अरमान बोलता है कि अरे हमारे पापा कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते हैं, समझा, तू हमसे भी ज़्यादा जवान लगते हैं, तू तो बस अभी अंधा है, जब देखने लगेगा ना तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। तो वहीं शोभित ने भी बहुत प्यार से शिखा को देखा। तो शिखा भी बोलती है कि शोभित नीचे उतारिए, ये क्या कर रहे हैं आप, पापा देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, नीचे उतारिए जल्दी से मुझे। तो शोभित ने कहा कि कौन से बच्चे, ये नालायक, तुम इन्हें बच्चे कहती हो, ये बच्चे नहीं है, कुत्ते हैं, कुत्ते, वो कुत्ते जिन्हें मैं और तुम इस दुनिया में लेकर आए थे। पता नहीं क्यों अगर लेकर आए थे हम दोनों ही इसे, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये दोनों ही इतने ज़्यादा नालायक निकलेंगे तो मैं कभी भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में ना लेकर आता। आज तो मुझे ना बागवान मूवी याद आ गई है। तो शोभित ने अभी इतना कहकर अपना माथा शिखा के माथे से लगा दिया था और फिर तभी शिखा के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो शिखा ने भी अब शोभित की तरफ देखते हुए कहा कि लेकिन पापा तो यहीं पर है ना, उतारिए, पापा क्या सोचेंगे, वो कितना ज़्यादा गलत सोचेंगे मेरे बारे में, उतारिए ना प्लीज़। तो शोभित ने भी अब अजीत जी की तरफ देखा जो मुस्कुरा कर अपने बेटे और बहू को ही देख रहे थे। तो शोभित बोलता है कि पापा की तो ये मेडिसिन ही है, वो जितना ज़्यादा तुम्हें खुश देखेंगे ना उतनी ही जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, इसीलिए अब ये सारा रोमांस तो उनके सामने करना ही पड़ेगा ना। तो अब प्लीज़ 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 मुझे पापा और इन कुत्तों के बारे में तो कुछ भी नहीं सुनना है, प्लीज़ अब चुपचाप से मेरे साथ चलो, अब बस मैं और तुम दोनों ही एक साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। इतना कहकर शोभित शिखा को लेकर सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। उसने एक बार फिर से अपने दोनों बच्चे को घूर कर देखा और फिर कहा कि ढंग से रहना है तो फिर मेरे घर में रह लेना, वरना
दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो तुम दोनों के दोनों, मुझे तुम लोगों के लिए ज़रा से भी फिक्र नहीं है। तो अरमान तो अभी अपना मुंह फाड़े रूहान को देख रहा था। तो वहीं रूहान जो उसे भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ही ये सब कुछ क्या हो गया है, उसके पापा इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो शोभित अब शिखा को लेकर सीधा अपने कमरे में आ गया था। उसने शिखा को बहुत ही प्यार से बेड पर लेटाया और फिर खुद उसके ऊपर आकर लेट गया। शिखा ने अब शोभित को कसकर अपने गले लगा लिया था और फिर शोभित ने तो इस दिन का कब से इंतजार किया था। जितना इंतजार शिखा ने किया था उससे कहीं ज़्यादा शोभित ने इंतजार किया था। शिखा तो आज फिर भी घर में ही रहती थी, अपने बच्चों के बीच में रहती थी, लेकिन शोभित उसने तो अपने कितने ही साल जेल में काट दिए थे। उसे तो शायद शिखा से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी शोभित तो मजबूती से शिखा के साथ खड़ा रहा। शिखा का रोना अभी फिर से शुरू हो गया था। तो शोभित ने अभी इस बार शिखा को चुप नहीं करवाया था। वो भी जानता था और वो चाहता था कि शिखा अभी जितना चाहे उतना रो ले, क्योंकि आज ही रो ले। जितना दर्द उसके दिल में है वो आज ही उसके कंधे पर निकल जाए और फिर उसके बाद वो शिखा को रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। तो शिखा भी रोती रहती है और फिर शोभित उसके बराबर में ही आकर लेट गया था। शोभित ने अभी शिखा का सिर अपने कंधे पर रख लिया था और उसके बालों को सहलाता रहता है। शिखा भी अब कंटिन्यू बस रोती जा रही थी। शिखा ने रोते रोते कहाँ थे आप इतने सालों से, क्यों चले गए थे आप मुझे छोड़कर, आपको मेरी ज़रा से भी याद नहीं आई क्या, एक बार भी आपने मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा, क्यों गए थे आप मुझसे इतना ज़्यादा दूर, बिना बताए कहाँ चले गए थे। मैंने कितना इंतज़ार किया है, कितना मिस किया है आपको, आपके बिना कितना कुछ झेला है मैंने। इतना कहकर शिखा ने अब एक पंच शोभित के सीने पर मारा और फिर शोभित की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। आज से पहले शिखा ने कभी भी शोभित के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। तो शोभित को अब कहीं ना कहीं हैरानी के साथ अच्छा भी लग रहा था। आज वो फाइनली अपनी शिखा के पास था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट गए थे और एक दूसरे की प्यार की दुनिया में खो गए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। तो क्या शोभित बचाएगा अरमान और रूहान की बैंड, और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है?